मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये आपकी पार्टी ने 2014 से पहले की 15 लाख रुपए आएंगे, ब्लैक मनी आएगा। बिल्कुल नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, ये कभी नहीं कहा था। स्पीचेस ब्लैक मनी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, यह बात कही गई थी और ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और पहली हमारी जो कैबिनेट हुई थी गवर्नमेंट बनने के बाद, तो आप समझिए कि एसआईटी बनाने का काम ब्लैक मनी के मुद्दे पर तो हमारी ही गवर्नमेंट ने किया। मैंने विपक्ष की जो रैलियां की हैं, चाहे वो आरजेडी की रैली हो, समाजवादी पार्टी की रैली हो, बीएसपी की रैली हो, खुद मायावती हो, और जितनी भी विपक्ष की रैलियां हैं, उनमें एक बात वो अक्सर जोर से कहते हैं कि भाई आप लोगों को 15 लाख रुपए मिले या नहीं मिले, 2 करोड़ नौकरियां मिली या नहीं मिली, आप क्या जवाब देंगे इस विपक्ष जब इस तरह की बातें करता है उसका? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, 15 लाख रुपया बैंक अकाउंट में जमा करना ऐसी बात कभी नहीं थी। कहने का मतलब ये था कि 15 लाख रुपए की सुविधाएं सभी लोगों को मिल सकती, इतना काला धन देश के बाहर है। मेरे प्रिय देशवासियों और दुनिया भर में रह रहे सभी काफिर मित्रों, मैं आशुतोष कर्ण, आपका दोस्त और होस्ट क्रांति टीवी की वार्ता श्रृंखला समुद्र मंथन के चौथे भाग में बिहार के सीतामढ़ी जिले के सिंहवाहिनी नरकटिया गांव से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप लोगों को वार्ता श्रृंखला के तीनों भाग, स्वतंत्रता का द्वितीय समर, राममय भारत, अखंड भारत का पुनरुत्थान जरूर अच्छे लगे होंगे और आपके मन में कई प्रश्न भी उठ रहे होंगे। इन सब विषयों पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं आज के विषय पे, जो है 15 लाख। आपने बहुत दिनों से देश के कई भागों में यह बात सुनी होगी, 15 लाख आएंगे, 15 लाख आए, 15 लाख कब आएंगे, 15 लाख का जुमला इत्यादि इत्यादि। लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये कोई नहीं बताता है। इस प्रतिबद्धता के साथ कि हम देश में सारे काला धन लेकर के आएंगे, 8 नवंबर 2016 को देशव्यापी नोटबंदी का फैसला लिया गया। हालांकि इसके पीछे का तर्क यह था कि अगर देश में छिपा सारा काला धन बाहर निकल आए और विदेशों के स्विस बैंक अकाउंट में छिपा धन भारत लाया जाए, तो इतना धन एकत्रित हो जाएगा कि सबको 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। परंतु ऐसा होना तो दूर, देश में काले धन और जमाखोरी का अंबार ही लग गया, जो हाल ही के कुछ वर्षों में जगह जगह छापेमारी के दौरान पकड़ा जा रहा है। और ऐसा कोई और नहीं, देश की संविधान की शपथ लेने वाले और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही कर रहे हैं, जो देश की आम जनता के लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं। इस पर भी देश के सेवानिवृत्त रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर इस जमाखोरी का पुरजोर समर्थन करते हुए कई फोरम्स पे अक्सर देखे जाते हैं। परंतु मैं कहता हूँ 15 लाख रुपए आए थे, कब यह और कैसे, यह जानने के लिए आप सबको ध्यान करना होगा 8 नवंबर 2016 की उस रात का, और नोटबंदी के बाद के आपके आसपास की घटनाओं को साक्षी भाव से देखना होगा। कैसे रात भर लोगों के फ़ोन बजते रहे हैं, पैसों को सेटल करवाने के लिए देर रात तक देश में ज्वेलरी शॉप खुली रही, लोगों ने बैक डेट में एंट्री करवा करके ज्वेलरी खरीदी है, जिसको जैसे समझ में आ रहा था अपने पास जमा पैसों को सेटल करवाने की होड़ में लगा हुआ था। जिसे कुछ नहीं समझ में आया उसने पानी में बहा दिया। इसी क्रम में 15 लाख रुपयों की एक खेप
मुंबई स्थित एक एनजीओ द्वारा मुंबई से पटना भेजी गई। यह धन मुंबई स्थित एक अभिनेता के ऑफिस से एनजीओ के दफ्तर पहुंचा था। मैंने इस संस्था के कार्यकलापों और वित्तीय लेन देनों की जांच हेतु सीतामढ़ी जिले के पदाधिकारी कार्यालय में दिनांक 21 सितंबर 2021 को तथा मुंबई जिलाधिकारी कार्यालय में 26 नवंबर 2021 को लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी प्रतियां मैंने नमो ऐप के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को साल 2022 में भी भेजी, जिसके क्रमांक का विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस मामले में न तो आज तक कोई जांच की गई है और न ही कोई बयान दर्ज किया गया है। सीतामढ़ी जिला और मुंबई के जिला पदाधिकारी महोदय के साथ साथ नमो ऐप में प्राप्त होने वाली शिकायतों और सुझावों की समीक्षा करने वाले अधिकारियों ने इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया है। मुंबई के गोरेगांव स्थित इस एनजीओ का नाम श्लोका मिशनरीज है और इस संस्था के संस्थापक है श्रीमान संदीप देसाई, जिन्होंने गरीब बच्चों के लिए फ्री इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलने के उद्देश्य से मुंबई की लोकल ट्रेनों में विद्या दानम श्रेष्ठ दानम के नाम पर भिक्षा मांगकर बहुत धन अर्जित किया और मुंबई की लोकल ट्रेन से उनकी प्रसिद्धि पूरी मुंबई, फिर महाराष्ट्र और फिर देश में हो गई। इस पहचान का लाभ उठाकर उन्होंने देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया और अन्य साधनों का इस्तेमाल करके अपनी संस्था के नाम पर बहुत सारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया और विद्यालय भवन बनाने हेतु अन्नदान के नाम पे, पठन पाठन के नाम पे धन एकत्रीकरण का कार्य अनवरत रूप से जारी रखा है। सीतामढ़ी में भी 3 जगहों नरकटिया, बगचौरा और धरहरवा 3 जगहों पर ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो संदीप देसाई के विद्यालय का ही एक पार्ट है। इसका बाकी पार्ट पीछे खेतों के रूप में है, जिसमें कार्य पूरा नहीं हो पाया है। यह जो भवन है ये उस विद्यालय का है जिसकी नींव काले धन पर रखी है। इस भवन के लिए भूमि अधिग्रहण करने व भवन निर्माण में वही 15 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया है जो पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों में मुंबई से आए थे। आज ईडी देश के अलग अलग राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों में बहुत से छापे मारती है, कभी न खत्म होने वाले केस चलाती है या किसी नेता को सम्मान पर सम्मान भेजते रहती है, परंतु इस केस में मनी और बहुत सारे केस में मनी ट्रायल भी नहीं मिलता रहता है। परंतु इस केस में तो गवाह और सबूत चीख के कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, परंतु आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और पीएमओ ऑफिस के लोगों के कान में जू भी नहीं रेंगता। जिस तरह त्रेता युग में राम जी के जन्म के बाद सीतामढ़ी में सीता जी का प्रकट होना नियति थी, उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यदि इस भूमि की जुताई की जाए तो श्री का आगमन निश्चित है। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इनकम टैक्स एबॉलिश करने का पूर्ण रूप से समर्थन करें और हर फोरम पे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की मांग रखें। भारत माता की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। अखंड भारत अमर रहे। जय हिंद। आइए देखते हैं बाकी एरियाज को भी। ये सन 2016 में इस विद्यालय की नींव रखी गई थी। आज तक इसमें शटरिंग हो रहा है, बच्चों के भविष्य का भी शटरिंग हो चुका है। यहाँ पे ये स्कूल के पास ही रहने वाले स्थानीय निवासी हैं। ये विद्यालय बहुत मायनों में अहम है। इस विद्यालय का जल्दी से जल्दी स्टार्ट होना सारी कक्षाओं के साथ बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे किसी के भविष्य को अंधेरे में रख के कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग सहानुभूति और हमदर्दी के नाम पे अपनी बेरोजगारी दूर करने का रास्ता बनाते रहते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस विद्यालय को जल्द से जल्द अपने फुल फ्लेज फैसिलिटी के साथ
चालू करना मिस्टर संदीप देसाई की जिम्मेदारी है। मैं क्रांति टीवी पर संदीप देसाई महोदय से ये विनती करूंगा कि वो जल्द से जल्द अपने विद्यालय में वापस आएं और इस विद्यालय को फिर से स्टार्ट करें। ये विद्यालय बहुत सारे लोगों के लिए इमोशनल भी है, बहुत सारे लोगों के सपने इससे जुड़े हुए हैं। नीचे भी आगे कैंपस है, आप देख सकते हैं। इस विद्यालय को बनाया गया था पूरे 2 एकड़ के कैंपस में, ताकि इसमें फुल सीबीएसई करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जा सके, 12th तक इसमें बच्चे पढ़ सके। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि जहाँ काला धन लगता है, काले धन की नींव रखी जाती है, वो विद्यालय नहीं होकर एक खाली खंडहर रह जाता है। मैं नहीं चाहता कि ये विद्यालय अपने उद्देश्य से भटके। इस विद्यालय को पूरी तरह से चालू करना उन सब की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने इसमें अपना दान दिया है, श्रम दान दिया है, या यहाँ पे आकर के रहे हैं। इस विद्यालय में एक यही क्लासरूम है, आप देख सकते हैं। ये है इस विद्यालय की सच्चाई, जिसमें बैठने के नाम पे एक प्लास्टिक की शीट पड़ी हुई है, एक बोर्ड है और एक स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी दूसरे रूम में रखी है, एक कीबोर्ड है। क्या कोई ये बता सकता है कि इस विद्यालय के साथ हम अपने भविष्य को कैसे खड़ा कर सकते हैं, कैसे दुनिया के और देशों के मुकाबले अपने बच्चों को और बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हमने दिया है 8 साल में, यहाँ के गांव के बच्चों को यही भविष्य दिया है, यही आज उनका वर्तमान है। हमारे बीच में मौजूद हैं यहाँ के ही स्थानीय निवासी शंकर यादव जी, जिनके ऊपर इस पूरे विद्यालय की देखरेख की जिम्मेदारी है। आइए उनसे ही जानें कि इस विद्यालय को इन्होंने यहाँ तक पहुँचते हुए कैसे देखा है और आगे भविष्य में इसका क्या रूप देखना चाहते हैं गांव के निवासी। आइए शंकर यादव से जानें। शंकर यादव जी। बहुत बढ़िया स्कूल चल रहा है। स्कूल में अभी कुछ काम बाकी है। इसके बाद बच्चा भी पढ़ाई होता है, 50 बच्चा रहता है, पढ़ाई वढ़ाई होता है। टीचर एक है, अभी काम इसमें बाकी है, वो सब पूरा होगा तो फिर काम बढ़ेगा तो अच्छा होगा। शंकर यादव जी, आप ये बताएं कि क्या इस विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है वो क्या बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकती है? क्या आप पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत है, पूरी तरह से बच्चा को भविष्य बना सकती है। पढ़ाई होता है तो भविष्य जरूर बनेगा। कैसे? पढ़ाई होता है, इससे हम समझते हैं। इस विद्यालय में जो पढ़ाई होता है वो दुनिया के और देशों के बच्चों के बराबर हमारे बच्चों को ले जाके खड़ा करके उनके बराबर ही अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड कर सकता है? कैसे मौका यहाँ के बच्चों को ऐसा मिलेगा जैसे बाकी दुनिया के बाकी देश के लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है? बच्चा को पढ़ाई होता है, इसलिए बाहर को बच्चा पढ़ता है, इसलिए देहात में भी मैंने अच्छा पढ़ाई, अच्छा टीचर रहेगा तो होगा। यहाँ पे आप मानते हैं कि टीचर की बहुत सख्त जरूरत है? मैंने अब एक ही टीचर है तो एक ही टीचर है, धीरे धीरे आगे भी होगा। काम मिट्टी है, अभी नीचा जमीन वैसे बन भी इस जाएगा विद्यालय के का जो भवन बनने का संघर्ष काफी पुराना है, बहुत सारी चीजें हुई हैं इस विद्यालय में, लेकिन अब कोई भी बाधा ना रहे, इस विद्यालय के सारे क्लासरूम अपने फुल फ्लेज सुविधाओं के साथ आगे बढ़ें। हम प्रोफेसर संदीप देसाई से यही आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने विद्यालय भवन पहुंचे और इस विद्यालय में पूरा सीबीएसई करिकुलम लागू करवाएं।
इस विद्यालय के बनने में जो विलंब होगा वो बच्चों के भविष्य को अंधकार की तरफ ही ले जाएगा। जय हिंद, जय भारत। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है।